हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर क्लासेस ऑनलाइन। रिकैप सीरीज में आपका स्वागत है। आज का इस रिकैप सीरीज का जो टॉपिक है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पार्ट 1। तो सबसे पहले हम बात कर लें कि थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हमें क्या क्या पढ़ना होता है। हीट कंडक्शन, दूसरा हीट रेडिएशन, तीसरा कैलोरीमेट्री और चौथा थर्मल एक्सपेंशन एंड टेम्परेचर स्केल। तो ये सब टॉपिक हम इसमें कवर करते हैं। तो हर लेक्चर में हमने कोशिश करी है कि हर टॉपिक से क्वेश्चंस लिए जाए और उन्हें आपके लिए सॉल्व किया जाए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो शुरू के कुछ सवाल कंडक्शन पर बेस्ड होंगे। तो ये रहा हमारा पहला सवाल, आप इसे नोट कर लीजिए। अब सवाल को हम पढ़ते हैं। हीट इज फ्लोइंग थ्रू टू सिलेंड्रिकल रॉड्स। दो सिलेंड्रिकल रॉड से हीट फ्लो हो रही है ऑफ द सेम मटेरियल। उनका मटेरियल सेम है, इसका मतलब है उनका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, सेम है। तो ये सेम मटेरियल इंपॉर्टेंट बात है। डायमीटर्स ऑफ द रॉड्स आर इन रेशियो 1:2 एंड देयर लेंथ आर इन द रेशियो 2:1। इफ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन देयर एंड्स इज द सेम, तो दोनों रॉड्स के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस सेम रहता है, देन द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ हीट कंडक्टेड थ्रू पर यूनिट टाइम विल बी। तो सबसे पहले हमें हीट कंडक्शन का फॉर्मूला देखना पड़ेगा। मान लीजिए एक सिलेंड्रिकल रॉड है और इसकी लेंथ L है और एरिया A है और यहाँ टेम्परेचर है आपका T1 डिग्री सेल्सियस और यहाँ टेम्परेचर है T2 डिग्री सेल्सियस। तो T1 इज ग्रेटर देन T2, तो हीट इज फ्लोइंग फ्रॉम हायर टेम्परेचर एंड टू लोअर टेम्परेचर एंड। तो फॉर्मूला क्या है, Q इक्वल टू KA θ1 माइनस θ2 T डिवाइडेड बाय L। अब हम जब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो हमें कुछ बातें पता चलती हैं। हमें कहा गया है कि दोनों रॉड्स का मटेरियल सेम है, तो K सेम है। सेम का मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट, जो बदलता नहीं है। टेम्परेचर डिफरेंस भी क्या है, सेम है, मतलब कांस्टेंट। और टाइम दिया है पर यूनिट टाइम, मतलब 1 सेकेंड। तो हमारा जो फॉर्मूला होगा Q का वो इस तरह से बन जाएगा, A अपॉन L। तो Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू A1 अपॉन A2 इंटू L2 बाय L1। तो हम हीट को कंपेयर कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं इस फॉर्मूले में। Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू A1 अपॉन A2 इंटू L2 बाय L1। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को आप सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के कारण लिख सकते हैं पाई d1 स्क्वायर बाय 4 इंटू L2 अपॉन पाई d2 स्क्वायर बाय 4। तो हमारा फॉर्मूला फाइनली ये बनेगा d1 अपॉन d2 का स्क्वायर इंटू L2 बाय L1 इंटू L2 बाय L1। अब हमें दिया हुआ है लेंथ का रेशियो। लेंथ का रेशियो दिया गया है 2:1। लेंथ का रेशियो दिया गया है 2:1, L1 अपॉन L2 2:1। और डायमीटर का रेशियो दिया गया है 1/2। तो आगे बढ़ते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या होगा, देखिए Q1 अपॉन Q2 D1 अपॉन D2 D1 अपॉन D2 का स्क्वायर इंटू L2 बाय L1। तो ये तो दिया हुआ है 1:2। और देखिए लेंथ का रेशियो दिया गया है L1 बाय L2 2 दिया हुआ है, तो L2 बाय L1 कितना हो जाएगा 1/2। तो ये हो गया 1/4 इंटू 1/2
तो Q1 अपॉन Q2, Q1 अपॉन Q2 की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, 1:8। तो ये इसका आंसर होगा 1:8। ये रहा हमारा चौथा आंसर। इसका चौथा आंसर क्या है, सही है। तो फॉर्मूला याद रखिए, अधिकतर सवालों में हम इसी बेस्ड फॉर्मूले को क्या करते हैं, यूज करते हैं। और थोड़ा कैलकुलेशन करते वक्त ध्यान रखिए। अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारी कैलकुलेशन हो गई, आंसर आ गया 1:8। चौथा आंसर सही आंसर है। अब देखिए ये अगला क्वेश्चन, आप इसे नोट कर लीजिए। ओके, अब पढ़ते हैं। वन एंड ऑफ ए कॉपर रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर, लेंथ कितनी दी गई है, 1 मीटर, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 10 to the power minus 3 meter square is immersed in boiling water। उसे उबलते हुए पानी में एक सिरे को रखा गया है, एंड अदर एंड इन आइस। तो इसका मतलब है एक सिरे का टेम्परेचर हो गया आपका 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि पानी 100 डिग्री सेल्सियस से बॉयल होता है, और दूसरा एंड आइस में रखा गया है, बर्फ में रखा गया है, तो उसका टेम्परेचर हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के 92 कैलोरी पर मीटर पर सेकंड पर डिग्री सेल्सियस, और लेटेंट हीट ऑफ आइस दी गई है 8 × 10⁴ कैलोरी पर केजी। यहाँ देखिए यूनिट क्या दी गई है, कैलोरी पर केजी। तो कई बार लेटेंट हीट की यूनिट दी जाती है कैलोरी पर ग्राम, तो ग्राम नहीं चाहिए कैलकुलेशन में, ग्राम को केजी में बदलना जरूरी है। अब चलिए फॉर्मूला यूज करते हैं। Q = KA T1 - T2 T अपॉन L। अब हमसे पूछा गया है कि कितनी बर्फ की जो क्वांटिटी है वो 1 मिनट में, तो टाइम दिया हुआ है 1 मिनट। तो एक काम करते हैं, 1 मिनट को आप बदल लेते हैं किसमें, 60 सेकंड में। अब Q का फॉर्मूला लगाया ml KA T1 - T2 × T अपॉन L। तो हमें m निकालना है, तो m = KA T1 - T2 × टाइम डिवाइडेड बाय L × L। अब यहाँ पर हम सबसे पहले K की वैल्यू रखेंगे। तो K की वैल्यू है 92 कैलोरी है, तो K की वैल्यू 92 है। अब बात आती है एरिया की। एरिया 10⁻³ है, 10⁻³ है। एक एंड 100 डिग्री पर है, दूसरा 0 डिग्री पे है। टाइम है 1 मिनट, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। और रॉड की लेंथ के बारे में अब बात करते हैं। रॉड की लेंथ है आपकी 1 मीटर, और कैपिटल L है 8 × 10⁴, 8 × 10⁴। तो कैलकुलेशन तो करने पड़ेंगे। तो मास का कैलकुलेशन हो गया 92 × 60, तो ये कर देगा 10⁻², 6 बचेगा, इंटू 100 अपॉन 8 × 10⁴। तो ये तो कट गया, तो ऊपर बचा 92 × 6, 92 × 6 डिवाइडेड बाय 8। और लेटेंट हीट को एक बार फिर चेक कर लेते हैं, 8 × 10⁴ ही है, तो ये हो गया 8 × 10⁴ kg। अब 2 से कैंसिल कर दीजिए, ये 3 हो जाएगा। फिर हमारे पास बचा 92 × 3 डिवाइडेड बाय 4 × 10⁻⁴ kg। फिर 2 से कैंसिल कर दीजिए, तो ये बचा 46। फिर 2 से कैंसिल कर दीजिए, ये बचा 23। तो मास हो गया
23 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻4 kg। तो ये हो गया 69 इंटू 10⁻⁻4 kg। kg को ग्राम में बदलिए। kg को ग्राम में बदलने के लिए हम 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 69 इंटू 10⁻⁻1 ग्राम। और अब हम इसको लिख सकते हैं कि जो मास होगा वो कितना होगा, 6.9 ग्राम। 6.9 ग्राम आइस मेल्ट हो जाएगी। 6.9 ग्राम आइस मेल्ट हो जाएगी। हाँ, तो अब 6.9 ग्राम है, तो ठीक है। हमने जो आंसर निकाला था, देखिए वो था 6.9 ग्राम्स। तो हम इसको लिख सकते हैं 6.9 इंटू 10⁻⁻3 kg। तो ये आपका थर्ड आंसर हमारा मैच हो जाता है। कैलकुलेशन प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी। तो मेन प्रॉब्लम्स आती है स्टूडेंट्स को कैलकुलेशन प्रैक्टिस में, तो उसका एक ही इलाज है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन बेस्ड न्यूमेरिकल्स को करें। तो ये हमारा आ गया था 6.9 ग्राम। ग्राम में भी आंसर हो सकता है। अब अगले सवाल की तरफ देखिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे पहले ये लिखना बहुत ज़रूरी है कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इस तरह का कोई भी सवाल हमेशा पूछा जा सकता है, इसे नोट करें। A wall has two layers, A and B, each made of a different material. दोनों का मटेरियल अलग अलग है। Both the layers have the same thickness. उनकी मोटाई सेम है। The thermal conductivity of material A is double of B. If under thermal equilibrium, the temperature difference across the wall is 36 degrees Celsius. The temperature difference across the layer A. तो चलिए करते हैं इस सवाल को। पहला आंसर 6 डिग्री सेल्सियस, दूसरा आंसर 12 डिग्री सेल्सियस, तीसरा आंसर 18 डिग्री सेल्सियस, चौथा आंसर 24 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले इसको करने के लिए हमें एक स्केच बनाना चाहिए। ये हमने मान लिया, इट इज लाइक दिस। ये लेयर ए है और ये लेयर बी है। अगर बी की कंडक्टिविटी के है तो दिया गया है ए की कंडक्टिविटी कितनी है, 2 के। अब मान लीजिए ये टेम्परेचर T1 है और ये टेम्परेचर कितना है, T2। और ये हमें दिया हुआ है कि T1 माइनस T2 36 डिग्री सेल्सियस है। और मान लिया ये टेम्परेचर कितना है, T। तो हमें निकालना है T1 माइनस T। दोनों मटेरियल की थिकनेस सेम है, इसलिए हम बोलेंगे L सेम है। और क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने मान लिया A है, तो यहाँ पे भी A है, यहाँ पे भी कितना होगा, A होगा। तो ये चीज दी गई है कि A की कंडक्टिविटी क्या है, B की कंडक्टिविटी का डबल है। B की कंडक्टिविटी का डबल है। तो सबसे पहले इसे सॉल्व करने के लिए इक्विवेलेंट कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला यूज किया जाए। L1 बाय L2 L1 बाय K1 प्लस L2 बाय K2। तो ये फॉर्मूला आपको याद भी रहना चाहिए। दोनों की लेंथ सेम है, थिकनेस L प्लस L, और ये हो गया L अपॉन 2K और ये हो गया L बाय K। तो ये हो जाएगा 2L। तो यहाँ एलसीएम ले लेंगे 2K, तो L प्लस 2L, तो ये हो जाएगा 2L अपॉन 3L अपॉन 2K। तो इसको हम लिख सकते हैं 2L इंटू 2K अपॉन 3L। L से L कैंसिल हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी 2 इंटू 2 4 K बाय 3 आएगा। कितना आएगा,
4K/3 आएगा। अगर आपको T1 माइनस T2 डायरेक्ट निकालना है तो आप इसको लिख सकते हैं 4K/3। अब आगे कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ये तो पहली स्टेप हो गई। पहली स्टेप में आप के इक्विवेलेंट को क्या करिए, कैलकुलेट करिए, और जंक्शन का टेम्परेचर क्या मानिए, T। अब इसी डायग्राम को रिकंस्ट्रक्ट करते हुए, क्योंकि इसको समझाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ये डायग्राम्स बना रहे हैं। ए है और ये बी है, के है और ये 2K है, ये T1 है, ये T है और ये T2 है। तो स्टेडी स्टेट ऑफ हीट कंडक्शन में, स्टेडी स्टेट ऑफ हीट कंडक्शन में इसकी लेंथ L है और इसकी लेंथ भी कितनी है, L है। हम लिख सकते हैं Q/T फॉर फर्स्ट रॉड इज इक्वल टू Q/T फॉर सेकेंड रॉड इक्वल टू Q/T टोटल। तो A के लिए हम लिखेंगे Q/T, K एरिया A, टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस T डिवाइडेड बाय L। इसके लिए लिखेंगे हम ये जो हम लिख रहे हैं यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, 2K लिखना पड़ेगा, 2K, क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी 2K है। अब बात करते हैं सेकंड की, तो फॉर्मूला कैसे लगाते हैं समझाते हैं। K T1 माइनस T2 अपॉन L। टोटल के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, K इक्विवेलेंट इंटू A T1 माइनस T2 अपॉन टोटल लेंथ L प्लस L। तो ये इसका कंसेप्ट फॉर्मूला होता है। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं कि फर्स्ट और थर्ड को, ये रहा हमारा फर्स्ट और ये रहा हमारा तीसरा रेशियो, फर्स्ट और थर्ड को हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। तो हमारा T1 माइनस T का आंसर आ जाएगा। अब के इक्विवेलेंट तो हम जानते हैं 4K/3, जरूरत पड़ने पर हम यूज करेंगे। तो चलिए अगली स्टेप में चलते हैं। 2KA T1 माइनस T अपॉन L इक्वल टू K इक्विवेलेंट A T1 माइनस T2, आखिरी वाला L प्लस L 2L। तो ये L आपका क्या हो गया, कैंसल हो गया, और एरिया भी क्या हो गया आपका, कैंसल हो गया। अब बचा क्या, 2K T1 माइनस T और K इक्विवेलेंट हो गया 4K/3 अपॉन 2 इंटू T1 माइनस T2, और T1 माइनस T2 भी दिया हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम तो है ही नहीं। कितना दिया हुआ है, 36। अब यहाँ पर अब आपका K क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अब क्या बचा हमारा, 2T1 माइनस T, और K भी कैंसिल हो चुका है ना। 4 नहीं कैंसिल करना था हमें, इसको कैंसिल करना था, K को कैंसिल करना था, वो थोड़ा गलती से हो गया, ये 4 था। तो अब देखिए राइट हैंड साइड पे क्या बचेगा, 4 इंटू 36, और ये 3 नीचे आ जाएगा, 3 इंटू 2, 2 से ये 4 कैंसिल हो गया 2 बार। तो यहां पर हमें मिला T1 माइनस T इक्वल टू 2 इंटू 36 अपॉन 6, ये कैंसिल हो गया 6 बार। तो T1 माइनस T इक्वल टू 12 डिग्री सेल्सियस। कितने डिग्री सेल्सियस आएगा, 12 डिग्री सेल्सियस आएगा। 12 डिग्री सेल्सियस का इंपॉर्टेंट सवाल है, 12 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर है। सेकंड इज द ऑप्शन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है आपको समझ में आ गया। पहली स्टेप में हमने के इक्विवेलेंट निकाला, फिर स्टेडी स्टेट ऑफ हीट कंडक्शन की कंडीशन लगाई, फिर पहले और तीसरे रेशियो को बराबर कर दिया, क्योंकि T1 माइनस T2 कितना दिया हुआ है, 36। तो फिर आपका आंसर आ गया T1 माइनस T इक्वल टू 12 डिग्री सेल्सियस। बहुत अच्छा सवाल था। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, आप इसे नोट करें, इंपॉर्टेंट सवाल है।
Two identical plates of metal are welded end to end as shown in figure A. ये फिगर A है. 20 calories of heat flows through it in 4 minutes. If the plates are welded as shown in figure B, the same amount of heat will flow through the plates in 1 minute, 2 minute, 4 minute, 16 minute. अब देखिए खास बात क्या है यहाँ पर. खास बात ये है, ये प्लेट का एरिया कितना है आपका, एरिया ए है. तो यहाँ पर इस केस में एरिया ए प्लस ए कितना हो जाएगा, 2a. अब देखिए इस केस में जो लेंथ है, इस केस में जो लेंथ है वो है L 2L और इस केस में जो लेंथ है L. अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, और मान लेते हैं कि कंडक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी कितना है. अब देखिए Q का फॉर्मूला लिखा, Q इक्वल टू K A T1 माइनस T2 T1 माइनस T2 T डिवाइडेड बाय L. तो ये जनरल फॉर्मूला होता है. तो हम कह सकते हैं Q इज प्रोपोर्शनल टू एरिया टाइम अपॉन लेंथ. तो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू A1 अपॉन A2 T1 अपॉन T2 इंटू L2 बाय L1. L2 बाय L1. अब Q1 दिया हुआ है 20 कैलोरी. Q1 कितना दिया हुआ है, 20 कैलोरी. और Q1 को फ्लो होने का टाइम दिया गया है 4 मिनट. तो आगे बढ़ते हैं. तो एरिया, पहले केस में जो एरिया है वो A है, दूसरे केस में कितना हो गया, 2A. पहले केस में टाइम है 4 मिनट, दूसरे केस में टाइम निकालना है T2. पहले केस में लेंथ L प्लस L कितनी है, 2L. दूसरे केस में लेंथ कितनी है, L. ये कट गया, ये भी कट गया. तो यहाँ से हमें Q1 अपॉन Q2 मिलेगा, Q1 अपॉन Q2 और यहाँ बचेगा 4 और नीचे बचेगा 2 इंटू 2. तो ये बचा हमारे पास 4 अपॉन 4 T2. तो ये 4 भी कैंसिल हो गया. हीट कितनी पास करनी है, 20 कैलोरी. इसमें कितनी पास करनी है, 20 कैलोरी. 1 अपॉन T2 कट गया, तो 1 अपॉन T2 इज 1. तो T2 की जो वैल्यू आएगी 1 मिनट में, उतनी हीट आप सेकंड कॉम्बिनेशन में कितने मिनट में फ्लो होगी, कितने मिनट में फ्लो होगी, 1 मिनट में फ्लो होगी. अगर यहाँ पर 20 कैलोरी 4 मिनट में फ्लो होती है तो वहां पर 20 कैलोरी को फ्लो होने के लिए कितना मिनट लगेगा, 1 मिनट. और ये हमें बताया नहीं गया पर यहाँ बताना चाहिए कि दोनों केसेस में, कैसे केसेस में, दोनों केसेस में टेम्परेचर क्या रहता है, सेम रहता है. तभी हम इस चीज को कर पाएंगे. ये अच्छा सवाल था, सिंपल था. इस तरह के सवालों पे ध्यान दीजिए. 2 की जगह 3 वेल्डिंग भी हो सकती है, 3 रॉड की. तो आंसर अब हमारा इसका कितना आ गया, 1 मिनट. तो ये तो हमने आंसर निकाल लिया. सीधा सीधा सवाल था, अच्छा सवाल था, सिंपल था. अब देखिए ये रहा हमारा अगला सवाल. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करिए. A cylinder of radius r made of a material of thermal conductivity K1 is surrounded by, घिरा हुआ है, by a cylindrical shell of inner radius r and outer radius 2r made of a material of thermal conductivity K2. The two ends of the combined system are maintained at 2 different temperatures. There is no loss of heat across the cylindrical surface.
किसी तरह का हीट लॉस नहीं होता है, एंड द सिस्टम इज इन स्टेडी स्टेट, द इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द सिस्टम इज। देखिए सबसे पहले आप इसके फिगर को समझते हैं, कुछ इस तरह से बनेगा। यस, और अब हम ये देखिए, तो अंदर वाले, अब देखिए मान लीजिए यहाँ टेम्परेचर T1 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ टेम्परेचर T2 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ हीट, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। कैसा कॉम्बिनेशन है? पैरेलल, समांतर क्रम में जुड़ा है। इसकी कंडक्टिविटी K1 है और जो बाहर वाला है उसकी कंडक्टिविटी कितनी है? K2। बाहर वाले की कंडक्टिविटी K2 है। तो डिवीजन ऑफ हीट पर बेस्ड ये सवाल है। तो देखिए क्या होगा, जब हीट फ्लो होती है, ऐसे सिस्टम से जब हीट फ्लो होती है तो वो डिवाइड हो जाती है, इसमें Q1 चली गई, इसमें Q2 चली गई। तो फॉर्मूला कंसेप्ट है Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2। और हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों, अंदर वाले की कंडक्टिविटी K1 है और बाहर वाले की कंडक्टिविटी कितनी है? K2 है। ये दोनों किस में जुड़े हुए हैं? पैरेलल में जुड़े हुए हैं। किस में जुड़े हुए हैं? पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो सीधे सीधे आप हीट को क्या कर दो? डिवाइड कर दो। अब एक दिक्कत है यहाँ पर, हमें इसका एरिया नहीं मालूम, इसका एरिया हमें नहीं मालूम। तो मान लेते हैं हम इसका एरिया कितना है? A1। और ये जो बाहर वाला पोर्शन है, कौन सा बाहर वाला? ये इतना ही हिस्से की कंडक्टिविटी कितनी है? दिख रहा है आपको? कितनी है? K2। अब इसका एरिया हमने मान लिया कितना है? A2। तो A1 तो हम लिख सकते हैं, बड़ा सरल है। तो A1 हो गया पाई आर स्क्वायर। पर अब इस एरिया को निकालने के लिए, इस एरिया को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्योंकि ये पूरी रेडियस कितनी है, यहां से लेकर यहां तक जो रेडियस की वैल्यू है वो कितनी है? 2r है। और इस रेडियस की वैल्यू कितनी है? r है। तो आपको ये एरिया निकालने के लिए पाई इंटू 2r होल स्क्वायर माइनस पाई इंटू, टफ है क्वेश्चन लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो ये A2, ये हो सकता है आपने पहले भी किया होगा, 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। तो A2 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। तो मैं तो अप्रोच में बहुत बिलीव करता हूँ, यहाँ पे हीट क्या होगी? डिवाइड होगी। इसमें Q1, अगर मान लीजिए टोटल हीट कितनी आ रही है? Q आ रही है, तो एक हिस्सा Q1 इसमें चला जाएगा, बचा हुआ हिस्सा Q2 में चला जाएगा। तो Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 इसका अप्रोच फॉर्मूला है। Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2, और Q को हम लिख सकते हैं K इक्विवेलेंट, टोटल एरिया A इंटू T1 माइनस T2 T डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ L। यहाँ मान लेते हैं कि इस पूरे सिस्टम की लेंथ कितनी है? पूरे सिस्टम की लेंथ कितनी है? L है। Q1, K1, एरिया 1, थीटा 1 और T1 माइनस T2, टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस T2, T1 माइनस T2 टाइम T अपॉन लेंथ L, K2 A2 अपॉन T1 माइनस T2 T डिवाइडेड बाय L। तो ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए जनरली ये सारी चीजें क्या होता है, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, ये कैंसिल हो जाएगा, T भी कैंसिल हो जाएगा, L भी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा।
और टोटल एरिया क्या होगा इसका, अब बात करते हैं इस ए की, वो होगा पहले का एरिया प्लस दूसरे का एरिया। तो ये आया K1 A1 प्लस K2 A2। तो K इक्विवेलेंट का ये फॉर्मूला याद रखिए, K1 A1 प्लस K2 A2 अपॉन A1 प्लस A2। जनरली बुक्स में ये फॉर्मूला नहीं मिलता है। ये बड़ा अच्छा सवाल है हीट के डिवीजन पर। इसकी कंडक्टिविटी देखिए, इसकी कंडक्टिविटी कितनी K1 है, और ये जो बाहर वाला है ये वाला इतना हिस्सा, इसकी कंडक्टिविटी कितनी है K2 है। तो बाहर वाले का एरिया कैसे निकाला, बाहर वाले का एरिया कैसे निकाला, इसकी पूरी रेडियस कितनी है 2r और ये रेडियस है r। तो आउटर सर्कल की रेडियस से इनर सर्कल की रेडियस को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो अब K इक्विवेलेंट हम निकाल सकते हैं, K1 एरिया पाई आर स्क्वायर, K2 एरिया 3 पाई आर स्क्वायर, A1 पाई आर स्क्वायर प्लस 3 पाई आर स्क्वायर। तो K इक्विवेलेंट पाई आर स्क्वायर कॉमन, अंदर बचेगा K1 प्लस 3K2, नीचे हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर कट जाएगा। तो इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी होगा K1 प्लस 3K2 डिवाइडेड बाय 4। तो ये इसका आंसर होगा K1 प्लस 3K2 डिवाइडेड बाय 4। K1 प्लस 3K2 डिवाइडेड बाय 4। ये बहुत अच्छा सवाल है, इसका बड़ा आप ध्यान रखिए। और कई किताबों में या मटेरियल्स में इसको ये कहा गया कि ये दोनों पैरेलल में जुड़े, तो 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 से सॉल्व किया गया है। वो भी एक तरीका हो सकता है, पर ये मैंने आपको कंसेप्ट बता दी, इससे हमारे को ये फॉर्मूला मिल गया। अब देखिए ये रहा हमारा अगला सवाल, आप इसे नोट करें। टू रॉड्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ भी सेम है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है, आर केप्ट पैरेलल एंड लैग बिटवीन टेम्परेचर्स 20 डिग्री सेल्सियस एंड 80 डिग्री सेल्सियस। तो T1 है आपका 80 बड़ा टेम्परेचर और T2 है छोटा टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस। दे आर केप्ट इन पैरेलल, they are kept in parallel. Effective thermal conductivity to that of the first rod is, the ratio K1 K2 is 3:4। तो देखिए लैंग्वेज को घुमा के पूछा गया है, हमसे पूछा गया है इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी अपॉन कंडक्टिविटी ऑफ फर्स्ट कितना होगा। तो सबसे पहले K इक्विवेलेंट को हम निकाल लेते हैं, K1 A1 फॉर्मूला तो अब हमारे पास आ ही गया, K2 A2 अपॉन A1 प्लस A2, एरिया बराबर है K1A प्लस K2A अपॉन 2A। तो कंडक्टिविटी आ जाएगी आपकी इक्विवेलेंट K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाय 2, K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी आ गई और हमें निकालना है K इक्विवेलेंट अपॉन K1। तो K इक्विवेलेंट अपॉन K1, ये हो गया K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय K1। तो K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाय 2K1। अब इसको ओपन करिए ब्रैकेट, K1 अपॉन 2K1 प्लस K2 अपॉन 2K1, तो ये तो कट गया, तो ये आ गया 1/2 प्लस K2 अपॉन 2K1, ये आ गया K इक्विवेलेंट अपॉन K1 की वैल्यू। अब हमें यहाँ दिया गया है कि K1 बाय K2 3/4 होता है।
K1/K2 3/4 होता है। अगर K1/K2 3/4 है तो डेफिनेटली K2/K1 कितना होगा, 4/3। तो यहां से हम इसको फर्दर अब सॉल्व कर सकते हैं। 1/2 प्लस 4/3 मिल गया 2, तो ये हो गया 1/2 प्लस 4/3 इंटू 2, कैंसिल कर देंगे तो ये हो गया 1/2 प्लस 2/3। एलसीएम ले लेंगे 6, 3 प्लस 4, तो इसका आंसर आएगा 7/6। कितना आंसर आएगा, 7/6। 7/6। तो ये रहा आपका। तो घुमा के पूछा है, कंफ्यूज करा है। तो पैरेलल हमेशा ध्यान रखिए, ये जो फॉर्मूला है हमारा, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला हमें मालूम होना चाहिए। तो ये क्लियर हो गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। ओके, आपने इसे अब तक पढ़ लिया होगा। लेट मी रीड। द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर Kc, mercury Km, and glass Kc, Km and Kg such that Kc की वैल्यू ज्यादा है, उससे कम मरकरी और सबसे कम ग्लास। इफ द सेम क्वांटिटी ऑफ हीट फ्लोज per second per unit area of each and corresponding temperature gradients are Xc, Xm and Xg, इनमें से हमें सही आंसर बताना है। अब देखिए, टेम्परेचर ग्रेडियंट के बारे में बात करते हैं। टेम्परेचर ग्रेडियंट एक बहुत सिंपल वर्ड है, चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट लेंथ। फिर से सुन लीजिए, चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट लेंथ। तो हमारे पास हीट का फॉर्मूला है Q इक्वल टू KA T1 माइनस T2 P। अब कहा गया है कि हीट सेम है, हीट क्या है, कांस्टेंट है, मतलब सेम अमाउंट ऑफ हीट फ्लो होती है पर यूनिट टाइम, इसलिए टी को हमने 1 सेकंड ले लिया। पर यूनिट एरिया, इसलिए हमने टी को 1 मीटर स्क्वायर ले लिया। और देखिए, ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ लिखा है, ये ए नहीं होना चाहिए, यहाँ पर ये होना चाहिए, आई एम सॉरी, दैट इज एल। तो फॉर्मूला बना Q इक्वल टू K T1 माइनस T2, एरिया को 1 ले लिया, टाइम को 1 ले लिया, अपॉन L। तो ये जो T1 माइनस T2 बाय L है, T1 माइनस T2 बाय L, इसको हम बोलेंगे टेम्परेचर ग्रेडियंट। क्या कहेंगे हम इसको, टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो भाई देखो, टेम्परेचर ग्रेडियंट किस पे डिपेंड करती है, Q बाय K पर Q क्या है, कांस्टेंट है। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट को हम किससे डिनोट करते हैं, मान लीजिए x से। तो x इक्वल टू Q बाय K। तो x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K। तो कंसेप्ट ये है, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K। अगर K ज्यादा होगा तो टेम्परेचर ग्रेडियंट कम होगी, अगर K कम होगा तो टेम्परेचर ग्रेडियंट ज्यादा होगी। अब हमारे पास ये दिया हुआ है Kc, Km, Kg। तो ये हमें पता चला कि टेम्परेचर ग्रेडियंट है जो, जिसे हम x बोलते हैं, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K। अब दिया हुआ है K ऑफ कॉपर इज ग्रेटर देन K ऑफ मरकरी इज ग्रेटर देन K ऑफ ग्लास। तो हम कह सकते हैं कि अगर टेम्परेचर ग्रेडियंट ज़्यादा है तो थर्मल ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट कम होगी। तो साइन यहाँ ऐसे लग जाएगा, कॉपर की सबसे कम होगी, उससे कम होगी मरकरी की, और वो ग्लास से कम होगी। तो ये साइन हमने, देखिए, ग्रेटर था और ग्रेटर देन साइन को हमने किस में बदल दिया, लेस देन में। तो ये इसका आंसर है। अब चेक करते हैं कि कौन सा आंसर है।
ये देखिए थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। और ये हमारा आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल। अच्छा सवाल है, आप इसे नोट करिए। ओके, अब आपने इसे नोट कर लिया होगा। 3 rods मेड ऑफ सेम मटेरियल। तो देखिए सबसे पहली बात है, ये बोला जा रहा है मटेरियल सेम है, के तो कंडक्टिविटी भी सेम होगी। हैविंग द सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो एरिया सबका क्या है, सेम है, तो एरिया क्या हो गया हमारा, कांस्टेंट। ईच ऑफ रॉड इज ऑफ द सेम लेंथ, लेंथ मान लेते हैं एल, एल, एल। The left and right ends are kept at 0 degrees Celsius and 90 degrees Celsius. The temperature of the junction of the 3 rods will be, पहला आंसर 45 डिग्री सेल्सियस, दूसरा आंसर 60 डिग्री सेल्सियस, तीसरा आंसर 30 डिग्री सेल्सियस, चौथा आंसर 20 डिग्री सेल्सियस। तो चलिए इसको करते हैं। हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो होती है, ये तो हम जानते ही हैं। मान लीजिए इसमें कितनी हीट फ्लो हो रही है, Q1, और इसमें कितनी हीट फ्लो हो रही है। देखिए इन दोनों में हमने मान लिया कितनी हीट फ्लो हो रही है, Q2, और यहाँ हीट मिल गई और यहाँ कितनी जा रही है, Q। तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, Q1 प्लस Q2, और इसको Q लेने की जगह आप क्या ले लीजिए, Q3 ले लीजिए, Q3। ओके, अब ये ठीक है। और जंक्शन का टेम्परेचर हमने मान लिया, कितना मान लिया, जंक्शन का टेम्परेचर हमने मान लिया थीटा। तो अब देखिए सबसे पहले हम इसको लिख देंगे Q3। अब Q1 लिखते हैं, के ए 90 माइनस थीटा टाइम अपॉन लेंथ। Q2 लिखेंगे, के से में के ए 90 माइनस थीटा टी अपॉन एल। अब Q3 लिखते हैं, के ए थीटा माइनस 0 अपॉन एल। ये आपका इक्वेशन बन गया। तो के ए बाय एल, के ए टी, यहाँ टी है, हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, और इधर बच गया थीटा, के ए टी बाय एल। अब ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, 180 माइनस 2 थीटा इक्वल टू थीटा, 180 माइनस 2 थीटा इक्वल टू थीटा। तो देखिए अब हमारा बनेगा 180 इक्वल टू 3 थीटा, तो 180 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू थीटा, तो थीटा आ गया हमारा 60 डिग्री सेल्सियस। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो 60 डिग्री सेल्सियस है। कितना है, 60 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका करेक्ट आंसर आ गया। डिग्री सेल्सियस। सिंपल क्वेश्चन था, डिवीजन ऑफ हीट पर बेस था, सभी की कंडक्टिविटी सेम थी, सभी की लेंथ सेम थी, सभी का एरिया भी क्या था, सेम था। तो बस ये अप्रोच याद रखिए, Q1 प्लस Q2 मिल जाएंगी, और थर्ड रॉड में कितनी फ्लो हो रही, Q3, तो हम लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q3। इस तरह से ये सवाल सॉल्व हो गया। अब देखिए ये अगले सवाल की तरफ है, ये न्यूटन्स कूलिंग लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन है, आप इसे नोट करिए। अब पढ़ते हैं, बॉडी कूल्स फ्रॉम 50 डिग्री सेल्सियस टू 49.9 डिग्री सेल्सियस in 5 seconds. How long will it take to cool from 40 degrees Celsius to 39.9 degrees Celsius? Assume that temperature of surrounding is 30 degrees Celsius and Newton's law of cooling to be valid. अब सबसे पहले देखिए हम जानते हैं न्यूटन के कूलिंग लॉ से, रेट ऑफ कूलिंग is proportional to temperature difference
टेम्परेचर difference between body and surrounding। ये तो बेसिक लॉ ऑफ कूलिंग लॉ हो गया। अब देखिए दिक्कत ये है कि बॉडी का टेम्परेचर पहले 50 था, 50 से बदल कर कितना हो गया 49.9। तो बॉडी का टेम्परेचर क्या हो रहा है, लगातार बदल रहा है। तो हम बॉडी का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस लें कि 49.9 डिग्री सेल्सियस लें? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बॉडी का एवरेज टेम्परेचर लेते हैं। अब सवाल रेट ऑफ कूलिंग का मतलब तो बहुत सिंपल है, चेंज इन टेम्परेचर। रेट ऑफ कूलिंग का मतलब होता है चेंज इन टेम्परेचर अपॉन टाइम। चेंज इन टेम्परेचर अपॉन टाइम, ये कंसेप्ट किसकी हो गई आपकी, ये रेट ऑफ कूलिंग की कंसेप्ट हो गई। तो चलिए लगाते हैं, दो इक्वेशन बनाने पड़ेंगे। तो पहला इक्वेशन बना रेट ऑफ कूलिंग 50 माइनस 49.9 और टाइम हुआ 5 सेकेंड, और ये क्या है, कांस्टेंट है, कूलिंग कांस्टेंट बोलते हैं। अब बॉडी का एवरेज टेम्परेचर लो 50 प्लस, क्योंकि वो बदल रहा है 49.9 डिवाइडेड बाय 2 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। तो ये हो आ गया देखिए 0.1 डिवाइडेड बाय 5 के। अब आप इसको 2 से डिवाइड करें, ये हो गया 99.9 माइनस 60, तो ये हो गया 1/50 के, और ये हो गया 39.9 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारा पहला इक्वेशन आ गया। जब बॉडी 50 से कहाँ तक ठंडा होती है, 49.9 डिग्री सेल्सियस पर। अब यहाँ पूछा गया है कि अब टेम्परेचर बदल रहा है 40 टू 39.9 डिग्री सेल्सियस। 40 टू 39.9 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं। टाइम कितना लिया, टी। के क्या हो गया, कूलिंग कांस्टेंट। बॉडी का एवरेज टेम्परेचर निकालने के लिए दोनों टेम्परेचर को जोड़ दो, 39.9 और डिवाइडेड बाय 2 माइनस 30। तो सेकंड इक्वेशन बन गया 0.1 अपॉन टी इक्वल टू के। दो एलसीएम ले लो, ये हो गया 79.9 माइनस 60, तो ये हो गया 1 अपॉन 10t इक्वल टू के, और ये हो गया 19.9 डिवाइडेड बाय 2। ये आपका सेकंड इक्वेशन आ गया। अब फर्स्ट इक्वेशन क्या था, 1/50 इक्वल टू के। फर्स्ट इक्वेशन भी देख लेते हैं, 39.9 डिवाइडेड बाय 2। अब क्या करना है, डिवाइड कर देना है। या तो आप सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर सकते हैं, या फर्स्ट को भी सेकंड से डिवाइड कर सकते हैं, जो आपकी चॉइस हो। तो हम लिख लेते हैं सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, तो 1 अपॉन 10t डिवाइडेड बाय 1/50, ये आएगा के 39.9 अपॉन 2, और ये आएगा के 19.9 अपॉन 2। अब देखिए कैंसिल होने वाले टर्म्स कौन कौन से हैं, 2 कैंसिल हो गया, के भी कैंसिल हो गया, तो 0 यहाँ कैंसिल हुआ। तो अब हमारे पास क्या बचना चाहिए, 5 अपॉन टी इक्वल टू 39.9 अपॉन 19.9। यहां से हम टाइम निकाल लेंगे, तो 5 इंटू 19.9 अपॉन 39.9 इक्वल टू टी। ये हो गया 5 इंटू 199 अपॉन 399 इक्वल टू टी। अब कैलकुलेशन तो यहां आपको करनी पड़ेगी। तो एक काम करते हैं, थोड़ा अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करते हैं। 199 को 200 लिखा, इसको 400 लिखा, 200 400 को 2 बार काट देगा, तो 5/2 इक्वल टू टी। तो ये अप्रोक्सीमेटली जो टाइम आएगा 2.5 सेकंड का टाइम आएगा। कितने सेकंड का टाइम आएगा, 2.5 सेकंड का टाइम आएगा। तो हम टिक कर सकते हैं 2.5 सेकंड। तो ये न्यूमेरिकल्स है। तो देखिए न्यूमेरिकल्स आपको बनता है, आपको मालूम है कैसे कैसे सॉल्व करना है, पर आपको कैलकुलेशन की प्रैक्टिस की कमी है,
तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो कैलकुलेशन आपकी अच्छी रहनी चाहिए। ये रहा अब इसका आंसर, और यहाँ हमने इसका आंसर निकाल लिया अप्रोक्सीमेशन टेक्निक से। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये पढ़ लीजिए आप, ये अच्छा सवाल है, नोट करिए। ओके, a black body radiates heat energy at the rate of 2 into 10 to the power 5 joules per second per meter square at a temperature 127 degrees Celsius. The temperature of the black body at which the rate of heat radiation is 32 10 to the power 5 joule per second पर ये होना चाहिए मीटर स्क्वायर इज। तो देखिए स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन लगेगा, जो कि कहता है E इज प्रोपोर्शनल टू T टू द पावर 4 E1 अपॉन E2 इक्वल टू T1 अपॉन T2 टू द पावर 4। तो इस रूल से हम इसको निकाल सकते हैं। तो E1 की वैल्यू दी गई है 2 इंटू 10 टू द पावर 5। तो करते हैं E1 अपॉन E2 T1 अपॉन T2 टू द पावर 4। E1 की वैल्यू कितनी दी गई है 2 इंटू 10 टू द पावर 5। तो ये हमने लिख दिया 2 इंटू 10 टू द पावर 5, और E2 दिया हुआ है 32 इंटू 10 टू द पावर 5, और पहले टेम्परेचर दिया हुआ है T1 127 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया 273 जोड़ दीजिए 400 केल्विन, 400 डिवाइडेड बाय T2 टू द पावर 4। अब ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 1/16 इक्वल टू 400 बाय T2 टू द पावर 4। इसके बाद 1/16 को लिखेंगे 1/2 टू द पावर 4। ये हो गया 400 डिवाइडेड बाय T2 टू द पावर 4। फोर्थ रूट ले, फोर्थ रूट लेने पे ये 1/2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 400 अपॉन T2। तो यहाँ हमें मिलेगा T2 इक्वल टू 800 केल्विन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो कितना होना चाहिए, 800 केल्विन होना चाहिए, 800 केल्विन। देखते हैं कौन सा आंसर है, 800 केल्विन। ये देखिए ये रहा हमारा आंसर। अच्छा 800 केल्विन को, अब देखिए सारे आंसर डिग्री सेल्सियस में दिए गए हैं, तो एक काम करेंगे 800 केल्विन से हम 273 माइनस कर देंगे, तो ये आएगा 527 डिग्री सेल्सियस। तो ये रहा हमारा जो सेकंड ऑप्शन है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। सिंपल सवाल था, सीधा सीधा सवाल था। 1/4 रूट ले ले, क्योंकि ये 2 टू द पावर 4 है, तो उसका 1/4 रूट कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अब देखिए ये रहा आपका अगला सवाल, मिक्सचर की थ्योरी पर बेस्ड है, इसे नोट करें। वन ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो आइस है 1 ग्राम और टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। प्लेस इन ए कैलोरीमीटर हैविंग 1 ग्राम वाटर। तो वाटर है 1 ग्राम और टेम्परेचर उसका कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए आइस का टेम्परेचर कम है, वाटर का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो फ्लो ऑफ हीट का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये कहता है हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो पानी ठंडा होगा, पानी ठंडा होगा क्योंकि वो उससे हीट फ्लो हो रही है 0 डिग्री सेल्सियस की तरफ। अब ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमें याद रखना चाहिए कि लेटेंट हीट ऑफ आइस होती है, कुछ इंपॉर्टेंट बात है, 80 कैलोरी पर ग्राम। तो 1 ग्राम आइस को मेल्ट होने के लिए, 1 ग्राम आइस 1 ग्राम आइस
जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे है, उसे मेल्ट होने के लिए कितनी कैलोरीज चाहिए? 80 कैलोरीज चाहिए। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा, कहीं दिया नहीं जाता है तो आपको मालूम होना चाहिए, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ये दो चीजें आपको, अब देखिए पानी है 1 ग्राम, उसका टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस, तो ये ठंडा होगा। तो अब देखिए कैसे इन सब चीजों को किया जाता है। तो पहला स्टेप हम लेते हैं, हीट गिवन बाय वाटर when it cools, when it cools down from 40 degree Celsius to 0 डिग्री सेल्सियस। तो इस हीट को हम निकाल सकते हैं Q इक्वल टू MS डेल्टा थीटा से। कितनी हीट देगा? 1 ग्राम है, स्पेसिफिक हीट कितनी है? 1, टेम्परेचर डिफरेंस 40 माइनस 0, तो कितनी कैलोरीज हीट देगा? 40 कैलोरीज हीट देगा। पर पूरी बर्फ को मेल्ट होने के लिए, पूरी बर्फ को मेल्ट होने के लिए कितनी हीट चाहिए? 80 कैलोरी हीट चाहिए। पर पानी कितनी हीट देने में कैपेबल है? पानी कितनी हीट देगा? सिर्फ 40 कैलोरी हीट ही देगा। तो अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। बर्फ को मेल्ट होने के लिए हमने कितनी हीट दी? पानी ने हीट दी 40। कितने ग्राम बर्फ मेल्ट होती है ये हम निकाल लेते हैं। तो हमें पता चलता है 40/80, आधा ग्राम आइस विल मेल्ट, आधा ग्राम बर्फ क्या होगी? पिघल जाएगी। और किस में बदल जाएगी? और किस में बदल जाएगी? और किस में बदल जाएगी? पानी में बदल जाएगी। वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो अब मिक्सचर की कंडीशन क्या हुई? अब मिक्सचर की कंडीशन क्या हुई कि पहले 1 ग्राम आइस थी, अब आधा ग्राम पिघल गई है, तो अब आइस कितनी होगी? ½ ग्राम बचेगी। और टेम्परेचर तो ऑब्वियसली कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस। पहले पानी कितना था? 1 ग्राम वाटर था, बर्फ पिघल कर पानी में बदली, प्लस ½ ग्राम पानी और बन गया। तो हम कह सकते हैं, जोड़ देंगे, 3/2 ग्राम वाटर होगा और कितने डिग्री सेल्सियस पे होगा? एट 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो अब कई बातें बड़ी क्लियर होनी चाहिए, आप इसे नोट कर लीजिए, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब हमारे मिक्सचर में हम कह सकते हैं, हमारे मिक्सचर में आधा ग्राम आइस होगी एट 0 डिग्री सेल्सियस और 3/2 ग्राम पानी होगा एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर क्या होगा? ऑब्वियसली टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर होगा 0 डिग्री सेल्सियस। अब एक बार फिर से इसकी रिपीट चीज कर लेते हैं। देखिए आइस को मेल्ट होने के लिए 1 ग्राम आइस है। कितने ग्राम आइस है? 1 ग्राम आइस को एट 0 डिग्री सेल्सियस will require
will require 80 calories of heat, 80 calories of heat। पर पानी ने ठंडा होके 80 कैलोरी की बजाय उसको कितने कैलोरी हीट दी, 40। तो ऐसे केसेस में जब पानी हीट देता है आइस को, हमेशा याद रखिए ऐसे केसेस में जब पानी आइस को हीट देता है और पानी जो इतनी हीट देता है उससे पूरी आइस मेल्ट नहीं होती, तो ऐसे केसेस में मिक्सचर का टेम्परेचर हमेशा क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा। अब कई तरह के केसेस हो सकते हैं, क्योंकि पानी ठंडा हुआ, इस क्वेश्चन में हमने देखा कि पानी ठंडा हुआ तो पानी ने कितनी हीट दी, 40 कैलोरी। ज़रूरत कितनी की थी, 80 कैलोरी की। अब हो सकता है कि पानी ठंडा होकर 60 कैलोरी दे, पर ज़रूरत कितने की है, 80 कैलोरी की। हो सकता है कि पानी ठंडा होकर पूरी 80 कैलोरी दे दे, तो पूरी बर्फ पिघल जाएगी। अब एक और केस होता है जो हम आगे करेंगे कि पानी ठंडा हुआ और ठंडा होकर उसने 120 कैलोरी हीट दे दी। जरूरत कितने की थी, जरूरत थी 80 की, एग्जाम्पल ले रहे हैं, मिल गई 120, फिर क्या होगा। तो ये सारे केसेस थ्योरी ऑफ मिक्सचर में आते हैं, तो इन्हें हमें बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई खास बात नहीं है। तो ये आपका टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर हो गया। तो कैलोरीमेट्री में अब हम और भी सवाल इसमें करने वाले हैं, तो आप एक बार चाहें तो इसे फिर से देख लें, नोट कर सकते हैं। ये सेकंड पार्ट ऑफ स्लाइड था, ये थर्ड था और ये था। तो अब यह हो गया हमारा इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। तो रीकैप सीरीज में ये लेक्चर था थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, लेक्चर नंबर 1। तो आगे हम करेंगे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर लेक्चर 2, फिर हम करेंगे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर लेक्चर 3। तो 3 क्लासेस में हमें थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को कवर करना है। अगेन थैंक यू। रिकैप सीरीज को पूरा देखिए, पूरी प्रैक्टिस करिए, अपने रिवीजन को मजबूत करिए। फिर मिलेंगे। थैंक यू।